स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है डीएनए और आरएनए में अंतर, ये अपने आप में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, या तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है या फिर थ्योरिकली रूप में 4 या 5 नंबर से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी ईजी मत समझिएगा, आप इसे बहुत सीरियस लेकर चलिएगा। और अब हम शुरू करते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। अपने टॉपिक पर आते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डीएनए और आरएनए में अंतर। इसके पहले मैं आपको डीएनए और आरएनए के बारे में थ्योरिकली रूप में डिटेल में बता चुकी हूँ। आज हम इन दोनों में अंतर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नए नए वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। तो जो डीएनए होता है वो क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को पहुंचाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से जीन्स पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को पहुंचाते हैं। लेकिन जो आरएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। केवल जो प्लांट वायरस होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है, क्योंकि प्लांट वायरस में जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे कि ये जो डीएनए है वो क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है और आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। लेकिन जो आरएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है। शॉर्ट में लिख दें, आप सभी अगर नोट कर रहे हैं तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जबकि इस साइड क्या लिखेंगे? आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है। किसको छोड़कर? इसका एक अपवाद है। इसका अपवाद है प्लांट वायरस, यानी कि पादप विषाणु। अब हम देखेंगे, आप एक पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि डीएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज। दूसरा क्या आ जाएगा? इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है और इसका पूरा नाम। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? इसका पूरा नाम बताएंगे, फिर इसके बाद शुगर। तो इसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये क्या है? एक नाभिकीय अम्ल है। न्यूक्लिक एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिकीय अम्ल, यानी कि ये नाभिक के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का अम्ल है जो कि आनुवांशिक पदार्थ यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीन्स को ले जाता है। क्लियर? इसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसका जो पूरा नाम है इसी से इसकी शुगर बनी होती है। जैसे राइबो है तो इसकी शुगर हो जाएगी राइबोज, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। और जैसे यहाँ पर डीऑक्सीराइबो है तो इसकी शुगर हो जाएगी डीऑक्सीराइबोज। हाँ, इसका पूरा नाम याद करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर डीएनए का नाम याद है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आपको क्या हटा देना है? डीऑक्सी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का डीऑक्सी हटा देंगे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए का पूरा नाम हो जाएगा। इसी तरह शुगर का नाम भी याद करना है। इसकी शुगर का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज। क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज। और इसमें है राइबोज शुगर। कौन सी? राइबोज शुगर होती है। तो शुगर का नाम याद हो जाएगा। कौन कौन सी? इसमें कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और इसमें केवल राइबोज। तो राइबो
यहाँ से राइबोज हुआ है। ठीक है, याद करने में कोई कठिनाई तो नहीं। अब हम देखेंगे ये जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड, यानी कि इसमें 2 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। चौथा अंतर देखेंगे, डीएनए में 2 श्रृंखलाएं, या इंग्लिश में क्या कहेंगे? डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको डबल स्ट्रैंड। तो डीएनए जो है वो 2 श्रृंखलाओं का बना होता है, लेकिन आरएनए कितने का बना होता है? ये केवल 1 श्रृंखला का बना होता है, मतलब इसमें केवल 1 चेन होती है, 1 श्रृंखला का बना होता है। आपको पूरे पॉइंट लिखना है, आपको पूरे पॉइंट लिखना है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो डीएनए का स्थान क्या होता है? ये कहाँ पाया जाएगा, कहाँ मिलेगा हमें? ये मिलेगा केंद्रक एवं कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जहाँ पर डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ मिलेगा हमें? केंद्रक एवं कुछ कोशिकांग में हमें देखने को मिलेगा। जबकि आरएनए जो है, आरएनए हमें कहाँ पाया जाए, कहाँ मिलेगा? मैंने इस पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। आरएनए है मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में मिलता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कुछ कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब में भी, क्लोरोप्लास्ट, इन सब में भी आरएनए हमें देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? प्लांट्स की लीफ में, यानी कि ये क्या में सहायक होता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें सहायता प्रदान करता है, और इसी की वजह से पत्तियां जो है हरी दिखाई देती हैं। अब चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट है और ये 5वां पॉइंट है। आप ये गलती मत कभी कीजिएगा कि आप सोचेंगे कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट याद कर लेते हैं, इजी से 5 पॉइंट याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, जब स्ट्रेस होता है तो सबके साथ ही ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स हम भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो आपको 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा याद करके जाना है। क्लियर? तो पहले मैंने बहुत इजी वाले आपको बताए, रैपिड रिवीजन में मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी। और आप देखते हैं कि इससे आपको 5 पॉइंट से कुछ ज़्यादा पॉइंट याद करना है, तो 6 या 7 पॉइंट याद करके जाएंगे तो आप नहीं भूलेंगे। तो 5 पॉइंट आप आसानी से उसमें लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, डीएनए में जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, प्यूरिन और पिरिडीन, वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अर्थात इसमें कौन कौन से नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। नाइट्रोजनस, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है तो आपको अंतर याद करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। नाइट्रोजनस क्षार होते हैं एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी। ये 4 नाइट्रोजनस क्षार इसमें पाए जाते हैं। जबकि आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस क्षार होते हैं? नाइट्रोजन इसमें एक अलग होता है, मतलब कि 4 होते हैं, 4 में से 3 एक समान होते हैं और एक अलग होता है। कौन सा? इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह आ जाता है यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्लियर? तो इसमें यू बदल जाता है थाइमिन, और थाइमिन की वजह से ही डीएनए में स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं जो डीएनए है वो अपने ही समान एक नया डीएनए बना लेता है, यानी कि द्विगुणन, स्वद्विगुणन, जिसे रेप्लिकेशन भी कहते हैं, उसकी क्षमता इसमें पाई जाती है। लेकिन आरएनए में स्वद्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं कि इसमें स्वद्विगुणन यानी कि रेप्लिकेशन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का स्वद्विगुणन पाया जाता है।
यह स्व-द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है और इसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि जो आरएनए है वो स्व-द्विगुणन नहीं कर पाता है, ये अपने ही समान नया आरएनए नहीं बना पाता है। जो डीएनए है उसका अणुभार क्या होता है, ज़्यादा होता है। डीएनए का अणुभार आरएनए की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक होता है, जबकि आरएनए का अणुभार कैसा होता है, कम होता है। अगला पॉइंट है, ये जो डीएनए है यह लंबे समय तक क्रियाशील रहता है। लंबे समय तक यानी कि ये काफ़ी टाइम तक एक्टिव रहता है, लंबे समय तक क्रियाशील रहता है, जबकि आरएनए कम समय तक क्रियाशील रहता है। 10वां अंतर है, जो डीएनए होता है इसमें प्यूरिन और पिरिडिन का अनुपात या संख्या समान होती है। प्यूरिन पिरिडिन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो ये जो एजी है यानी एडेनिन, गुआनिन, ये कहलाते हैं प्यूरिन्स। क्या कहलाते हैं, प्यूरिन्स। और साइटोसिन, थाइमिन कहलाते हैं पिरिडिन्स। तो इनमें जो संख्या है, इनके संख्याओं का अनुपात होता है वो एक समान होता है, ठीक है। लेकिन जो आरएनए होते हैं, आरएनए में प्यूरिन पिरिडिन की संख्या और अनुपात समान नहीं होते हैं। प्यूरिन एवं पिरिडिन यानी कि AgCu एक समान नहीं होते हैं, जबकि डीएनए में एक समान होते हैं। इसके अलावा और भी कई अंतर हैं, लेकिन आप अगर 10 अंतर याद करते हैं तो आपको 6 या 7 अंतर लिखने में कोई कठिनाई नहीं जाएगी। इसमें प्यूरिन पिरिडिन कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। चलिए, ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम रैपिड रिवीजन यानी कि फटाक से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें समझ में नहीं आए। जो भी समझ में नहीं आए उसको दोबारा से देख लेते हैं रिवीजन में। तो सबसे पहले बात आती है डीएनए की। तो डीएनए कैसा होता है, ये आनुवांशिक पदार्थ होता है, आप सभी को पता है, क्योंकि डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, लक्षणों को ले जाते हैं। इसलिए ये क्या है, एक आनुवांशिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए की। तो ये है एक जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए नहीं है, यानी कि ये आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। आनुवांशिक पदार्थ है और ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, यह आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करता है। पॉइंट को इजी बना के चलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। पॉइंट को हमेशा इजी बना के चलेंगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीएनए का जो पूरा नाम है उसी से बना है डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में कौन सी शुगर है, राइबोज। डीएनए में 2 चेन होती हैं। जो डीएनए होता है वो आपस में इस टाइप से ऐसी संरचना होती है डीएनए की, डबल स्ट्रैंड होता है ना। और राइबोज जो आरएनए होता है वो इस टाइप से होता है, लेकिन ये आपस में कुंडलित हो जाता है, लेकिन तो दिखाई ऐसा देता है जैसे कि ये डबल स्ट्रैंड का है, जबकि होता कैसा है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक श्रृंखला का ये बना होता है। तो इतने पॉइंट याद हो जाएंगे, 4 पॉइंट। ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबो, इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर पाई जाती है और इसमें जो राइबो है उसी से क्या बन गया है, राइबोज। तो राइबोज शुगर इसमें पाई जाती है। जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड का होता है, यानी कि ये डबल चेन का ये बना होता है और ये केवल सिंगल चेन का बना होता है। ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए जो होता है वो केंद्रक और कोशिकांगों में पाया जाता है। ये कोशिका डब्बे में मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा कुछ कोशिकांग यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट में ये हमें देखने को मिलता है। इसमें नाइट्रोजनस जो क्षार होते हैं वे AgCT होते हैं, जबकि इसमें AgCu होता है,
है ना। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसमें थायमिन पाया जाता है, नाइट्रोजनस क्षार, और इसमें यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें स्व-द्विगुणन करने की क्षमता होती है, यानी कि जो डीएनए है वो अपने ही समान एक नया डीएनए बना लेता है, जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन या स्व-द्विगुणन। जो क्षमता डीएनए में पाई जाती है और जो स्व-द्विगुणन की क्षमता है वो आरएनए में देखने को नहीं मिलती है। क्लियर। अणुभार यदि हम देखेंगे, वेट देखेंगे, वजन देखेंगे, तो डीएनए का ज़्यादा होता है, अणुभार किसका, आरएनए का कम होता है। क्रियाशील भी डीएनए ज़्यादा होता है और आरएनए कम होता है। डीएनए में प्यूरिन और पिरिडीन की संख्या या अनुपात क्या होता है, एक समान होता है, 1:1 होता है लगभग, जबकि आरएनए में प्यूरिन और पिरिडीन की संख्या समान नहीं होती। ये रहे आपके 10 अंतर। आप चाहे तो इसमें से भी सिलेक्ट करके याद कर सकते हैं, और मेरा मानना तो ये है कि आप 10 पॉइंट से याद करेंगे तो एग्ज़ाम में भूलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। कहीं से भी आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स में 11th-12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये मेरे चैनल का वीडियो ज़रूर भेजिएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।